हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर अभी स्टडी कर रहे हैं और पिछले वीडियो में आपको प्रॉपर्टीज स्टार्ट किया गया था कोलाइडल सॉल्यूशन का, जिसमें हम लोगों ने कई सारे प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। ठीक है, जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलाइडल सॉल्यूशन का इन सारे प्रॉपर्टीज का हम लोग प्रीवियस क्लासेज में स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे कोगुलेशन के बारे में। कोगुलेशन या उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, या उसी को कहा जाता है फ्लोकुलेशन। यहाँ देखो लिखा हुआ है कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन या फ्लोकुलेशन ऑफ कोलाइड्स। ठीक है, अब ये फ्लोकुलेशन या कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन क्या होता है, इस तीनों में से कोई भी वर्ड हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जनरली हम कोगुलेशन वर्ड ही यूज करेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं यहाँ पर कि क्या होता है कोगुलेशन। पिछले वीडियो के लास्ट में हम आपको थोड़ा सा कोगुलेशन के बारे में हिंट्स दिए थे, उसी को हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे, फिर से उसको समझाते हैं। समझो, इस बात को हम जानते हैं कि कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन में जो कोलाइडल पार्टिकल होता है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, और उसके इलेक्ट्रिकली चार्ज होने के कारण ही वो कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि सभी कोलाइडल पार्टिकल्स पर सेम चार्ज होगा, और सेम चार्ज होने की वजह से उसमें रिपल्सन होगा, और वो कोलाइडल पार्टिकल एग्रीगेट या एक्यूमुलेट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से वो कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल है, यानी कोलाइडल सॉल्यूशन के फॉर्म में है। लेकिन अगर मान लो कि कुछ ऐसा प्रोसेस किया जाए जिससे कोलाइडल पार्टिकल पर उपस्थित चार्ज जो है रिमूव हो जाए, कोलाइडल पार्टिकल पर चार्ज रिमूव हो जाए, जैसे ही चार्ज रिमूव होगा वो कोलाइडल पार्टिकल्स जो है ना आपस में एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देगा। यानी जो कोलाइडल पार्टिकल जो होगा, जब वो 10, 20, 25, 50 पार्टिकल एग्रीगेट कर जाएगा, एक्यूमुलेट कर जाएगा, तो सीधी सी बात है उस पार्टिकल का साइज तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चार्ज भी रिमूव हो गया है। अब वो पार्टिकल एक्यूमुलेट करके नीचे सेटल कर जाएगा, नीचे सब बैठ जाएगा। तो जो पहले कोलाइडल पार्टिकल्स कोलाइडल सॉल्यूशन में रिपल्सन की वजह से या ब्राउनियन मूवमेंट की वजह से कंटिन्यू मूव कर रहा था, लेकिन जैसे ही पार्टिकल पर से हमने चार्ज को हटाया वो कोलाइडल पार्टिकल्स आपस में एक्यूमुलेटिंग स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और वो छोटे छोटे साइज के कोलाइडल पार्टिकल्स एक्यूमुलेट होकर के लार्ज साइज्ड पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो अल्टीमेटली बॉटम में सेटल कर जाता है। बस इसी प्रोसेस को कहते हैं कोगुलेशन। यानी कहने का मतलब कि किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन में जो कोलाइडल पार्टिकल्स है उस पर चार्ज को रिमूव करा देना है, जिससे वो कोलाइडल पार्टिकल्स जो है आपस में एक्यूमुलेट करके बिग साइज यानी लार्ज साइज्ड पार्टिकल में चेंज हो जाता है, बदल जाता है, और वो फिर नीचे बॉटम में सेटल कर जाता है। इसी प्रोसेस को बोलना है कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन या फ्लोकुलेशन। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि जो कोलाइडल पार्टिकल है उसको एग्रीगेट कराना है, एक्यूमुलेट कराना है। तो कैसे कराएंगे एक्यूमुलेट? उस पर तो चार्ज था, चार्ज की वजह से रिपल्सन हो रहा था, चार्ज को हम रिमूव कराएंगे किसी न किसी तरीके से। तो कैसे रिमूव कराएंगे भाई? तो समझो, जो कोलाइडल पार्टिकल चार्ज है कुछ ना कुछ पार्टिकुलर चार्ज होगा, यानी किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन में जितने भी कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे वो सभी सेम चार्ज होंगे। मतलब या तो सारा कोलाइडल पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज है या सारा कोलाइडल पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज होगा। अगर कोलाइडल पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज होगा तो उस कोलाइडल सॉल्यूशन को हम पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन कहेंगे, और अगर कोलाइडल पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज होगा तो उस कोलाइडल सॉल्यूशन को हम लोग नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, अब जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, मान लो उसमें कोलाइडल पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज है, मान लेते हैं। अब क्या करना है, उसमें हमको एक्सटर्नली इलेक्ट्रोलाइट उसमें डाल देना है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट डाल देना है। अब उस इलेक्ट्रोलाइट को जैसे ही उस कोलाइडल सॉल्यूशन में डालेंगे तो कोलाइडल सॉल्यूशन में तो डिस्पर्सन मीडियम भी होगा,
तो वो इलेक्ट्रोलाइट जो है डिस्पर्सन मीडियम में जाते ही आयंस में डिसोसिएट कर जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में डिसोसिएट कर जाएगा वो। अब ऐसा होने के बाद क्या होगा वो समझो कि जो कोलाइडल पार्टिकल अभी हम पॉजिटिवली चार्ज उसको एज्यूम किए थे, माने हैं कि सारा कोलाइडल पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है। अब वो पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स जो है डिस्पर्सन मीडियम में जो इलेक्ट्रोलाइट मिलाए हैं उसमें से अपोजिट चार्ज वाले आयन को अट्रैक्ट कर लेगा। मान लो पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल है तो इलेक्ट्रोलाइट के वो निगेटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा और अट्रैक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाएगा। न्यूट्रलाइज हो गया मतलब क्या, उस पर का चार्ज रिमूव कर गया। जैसे ही चार्ज रिमूव कर जाएगा अब वो कोलाइडल पार्टिकल्स जो था चार्जलेस हो गया। जैसे ही चार्जलेस होगा तो छोटे छोटे कोलाइडल पार्टिकल्स जो थे कोलाइडल सॉल्यूशन में वो एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से छोटे छोटे कोलाइडल पार्टिकल्स लार्ज साइज कोलाइडल पार्टिकल्स में चेंज हो जाता है और वो अल्टीमेटली बॉटम में सेटल कर जाता है। तो कारण पता चला कोगुलेशन का क्यों हो सकता है, ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एक तो शुरू में हम इलेक्ट्रोलाइट मिलाए थे रिक्वायर्ड लेवल जो कि स्टेबिलिटी प्रदान कर सके कोलाइडल सॉल्यूशन को, लेकिन एक्स्ट्रा अमाउंट अगर डाल देंगे वहाँ फिर कोगुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट से जो आयंस प्रोड्यूस होगा कोलाइडल पार्टिकल्स उसमें से अपोजिट आयंस को अट्रैक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाया करेगा और वो फाइनली कोगुलेट कर जाता है। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आई। अब सोचो यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रोलाइट मिलाया गया है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया गया है उसमें से अपोजिट आयन को कोलाइडल पार्टिकल अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब मान लो कि 2, 4, 5 कोलाइडल सॉल्यूशन अलग अलग इमेजिन कर लेते हैं, अलग अलग कंटेनर में कोलाइडल सॉल्यूशन रखा हुआ है, अलग अलग कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट डालें, क्या सभी कोलाइडल सॉल्यूशन को कोगुलेट करने के लिए सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मिलाना पड़ेगा क्या? नहीं, ये अलग अलग वैल्यू होगा। ठीक है, हो सकता है किसी कोलाइडल सॉल्यूशन को हम न्यूट्रलाइज करने के लिए, कोगुलेट करने के लिए कहीं पर ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट मिलाना पड़ जाए, कहीं पर कम इलेक्ट्रोलाइट मिलाना पड़ जाए, मे बी ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो अगर मान लो कि कहीं पर थोड़ा सा अगर हमें इलेक्ट्रोलाइट मिलाना पड़ा, इसका मतलब है उस इलेक्ट्रोलाइट्स में जो आयंस था, जिस आयन को कोलाइडल पार्टिकल अट्रैक्ट करके न्यूट्रलाइज हुआ, उसमें कोलाइडिंग पावर मतलब कोगुलेटिंग पावर ज़्यादा रहा होगा। समझ में आई बात क्या बोले? सो जैसे समझो, बताते हैं, देखो इसको एक डेफिनेशन हम यहाँ बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। ठीक है, कि 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन लिए, उस 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन को हमें कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करना है। न्यूट्रलाइज मतलब उस 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन में जो कोलाइडल पार्टिकल्स होगा उस पर उपस्थित चार्ज को कंप्लीटली रिमूव करना है, जिससे कोलाइडल पार्टिकल्स एक्यूमुलेटिंग स्टार्ट हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोलाइट तो मिलाएंगे। तो जो आप अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट का मिलाइएगा उसको मिली मोल में लेना है। मिली मोल एक्सप्रेस हमें मिली मोल में करना है, डिफाइन मिली मोल में ही करना है, उसको हम मोल में किसी में बाद में चेंज कर सकते हैं। तो एक यहाँ देखो वो चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए या उसको कोगुलेट करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट हम इलेक्ट्रोलाइट का मिलाएंगे मिली मोल में, वही अमाउंट जो है ना कोगुलेटिंग वैल्यू या फ्लोकुलेटिंग वैल्यू या प्रिसिपिटेटिंग वैल्यू कहलाता है। तो कोगुलेटिंग वैल्यू क्या हुआ पता चला, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिली मोल। ठीक है, टू न्यूट्रलाइज कंप्लीटली 1 लीटर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन को कंप्लीटली कोगुलेट या न्यूट्रलाइज या प्रिसिपिटेट में बदलने के लिए जो हमें एडिशनल इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ा, कितना मिली मोल ऐड करना पड़ा, उसे बोलते हैं फ्लोकुलेटिंग या कोगुलेटिंग या प्रिसिपिटेटिंग वैल्यू। अब वही अमाउंट अगर कम होगा, मान लो थोड़ा सा ही हमें मिलाना पड़ा, सपोज करो, और वो न्यूट्रलाइज हो गया, कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो गया 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन। मान लो 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन लिए और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको थोड़ा सा ही इलेक्ट्रोलाइट मिलाना पड़ा। क्या मतलब निकला इसका, उस इलेक्ट्रोलाइट का कोगुलेटिंग पावर ज़्यादा रहा होगा।
कोगुलेटिंग पावर अधिक होगा तब तो थोड़ा सा ही अमाउंट मिला है और वो 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन को कोगुलेट कर दिया। और मान लो कहीं पर हमको ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट मिलाना पड़ा 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन को कोगुलेट करने के लिए, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोलाइट हमें ज़्यादा मिलाना पड़ रहा है। सीधी सी बात है कि उस इलेक्ट्रोलाइट का कोगुलेटिंग पावर कम होगा। कम पावर था, उसको कोगुलेट करने की क्षमता कम थी उस इलेक्ट्रोलाइट में, हमें ज़्यादा मिलाना पड़ गया। ठीक है, यानी क्या मतलब निकला कि कोगुलेशन वैल्यू अगर अधिक है, यानी ज़्यादा अमाउंट अगर हमें इलेक्ट्रोलाइट का मिलाना पड़ रहा है तो उसका कोगुलेटिंग पावर कम होगा। यानी कोगुलेटिंग वैल्यू और कोगुलेटिंग पावर इन्वर्सली रिलेटेड हो गया। ठीक है, समझ में आई बात। कोगुलेटिंग वैल्यू किसको बोल रहे हैं आप? जो इलेक्ट्रोलाइट हम ऐड करेंगे 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसके अमाउंट को जो मिली मोल में एक्सप्रेस किया जाएगा उसी अमाउंट को बोला जाता है फ्लोकुलेटिंग या कोगुलेटिंग वैल्यू। ठीक है, और अगर मान लो किसी कोलाइडल सॉल्यूशन के 1 लीटर को कंप्लीटली कोगुलेट करने के लिए हमें कम अमाउंट लग रहा है इलेक्ट्रोलाइट का, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका कोगुलेटिंग पावर अधिक है। थोड़ा सा ही अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट का कोगुलेट कर दिया 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन को, और अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट मिलाना पड़ गया तो कोगुलेटिंग वैल्यू तो बढ़ गया, तो ज़्यादा अमाउंट मिलाना पड़ा, इसका मतलब उस इलेक्ट्रोलाइट का कोगुलेटिंग पावर कम होगा। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई? यही सब बात यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए इसको एक बार हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाएगा। द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक सॉल्ट, यहाँ लायोफोबिक सॉल्ट स्पेशलाइज्ड किया गया है, क्योंकि लायोफोबिक सॉल्ट ही चार्ज्ड होगा मेनली। आप कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक सॉल्ट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। ठीक है, ये कहानी समझ में आई कि लायोफोबिक सॉल्ट में जो स्टेबिलिटी होती है वो इसलिए है क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल्स पर चार्ज उपस्थित रहते हैं। तो पहले तो हम शुरुआत यहीं से किए थे कि कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल है क्योंकि उस पर चार्ज है, लेकिन चार्ज जैसे ही रिमूव हो जाएगा तो वो स्टेबल नहीं रहेगा, वो तो एक्यूमुलेटिंग स्टार्ट करके नीचे बैठता चला जाएगा। यानी लायोफोबिक सॉल्ट अगर स्टेबल है, इसलिए स्टेबल है क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल पर चार्ज उपस्थित है। ठीक है, इफ द चार्ज इज रिमूव्ड the particles will come nearer to each other to form aggregates or coagulates and settle down under the force of gravity। force of gravity एक वर्ड चर्चा किया है कि अगर हम चार्ज को रिमूव करते हैं तो कोलाइडल पार्टिकल्स एक दूसरे के नज़दीक आएगा, जिससे वो एग्रीगेट या एक्यूमुलेट करने लगेगा, और ग्रेविटी के फोर्स की वजह से वो पार्टिकल नीचे बॉटम में सेट कर जाएगा। कोगुलेशन और प्रिसिपिटेशन इज ए प्रोसेस ऑफ एग्रीगेटिंग टुगेदर द कोलाइडल पार्टिकल्स सो एज टू चेंज देम इनटू लार्ज साइज्ड पार्टिकल्स which ultimately settle as a precipitate। ये कहानी समझ में आई? कोगुलेशन या प्रिसिपिटेशन एक वैसा प्रोसेस है जिसमें कोलाइडल पार्टिकल्स एक साथ एग्रीगेट कर जाते हैं, और एक साथ एग्रीगेट करके वो लार्ज साइज्ड पार्टिकल्स में चेंज हो जाते हैं, और वो अल्टीमेटली प्रिसिपिटेट के फॉर्म में नीचे बॉटम में सेट कर जाता है। इसी प्रोसेस को बोलना है कोगुलेशन या प्रिसिपिटेशन। कोगुलेशन इज जनरली ब्राउट अबाउट by the addition of electrolytes। कोगुलेशन या प्रिसिपिटेशन का वैल्यू जनरली कैसे होता है? इलेक्ट्रोलाइट के एडिशन से। जब हम इलेक्ट्रोलाइट को उसमें ऐड करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन में, ठीक है, तो जो कोलाइडल पार्टिकल्स, जो चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स होगा, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइट जो ऐड किया गया है ना, उसमें से किसी अपोजिट चार्ज वाले आयन को अट्रैक्ट करेगा और वो कोलाइडल पार्टिकल न्यूट्रलाइज हो जाएगा। यहाँ यही चीज लिखा हुआ है। कोगुलेशन इज जनरली ब्राउट अबाउट बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड टू ए कोलाइडल सॉल्यूशन,
the charged particles of colloidal salt take up ions from added electrolyte which are oppositely charged and thus get neutralized। यानी कोगुलेशन में क्या होता है, हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को ऐड किए, जब हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में तो कोलाइडल जो चार्ज पार्टिकल होगा वो इलेक्ट्रोलाइट के अपोजिट आयन को गेन कर लेता है, ठीक है, अपोजिट चार्ज वाले आयन को गेन कर लेता है और वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। द आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड द कोगुलेटिंग आयन और फ्लोकुलेटिंग आयन। यानी कोलाइडल पार्टिकल कोई चार्ज है, ठीक है, मान लो पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल है, तो वो डिस्पर्सन मीडियम में जो इलेक्ट्रोलाइट हम ऐड किए हैं वो निगेटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा, गेन करेगा। तो जो निगेटिव आयन अट्रैक्ट हुआ ना इलेक्ट्रोलाइट का, उस आयन को कहा जाता है फ्लोकुलेटिंग आयन या कोगुलेटिंग आयन। किसको बोलेंगे, कोलाइडल पार्टिकल मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, वो इलेक्ट्रोलाइट के किस आयन को अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव आयन को। तो बेटा यही निगेटिव आयन जो है ना, जो कोलाइडल पार्टिकल को डिस्चार्ज कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, वही निगेटिव आयन जो होगा क्या कहलाएगा, कोगुलेटिंग आयन या फ्लोकुलेटिंग आयन। और मान लो अगर नेगेटिवली चार्ज सॉल्व है तो नेगेटिवली चार्ज सॉल्व है तो क्या करेगा, पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा, तो वो पॉजिटिव आयन वहां पर कोगुलेटिंग आयन कहलाएगा, ठीक है। द न्यूट्रल पार्टिकल्स स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग, यानी जैसे ही चार्ज को गेन करेगा तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और वो न्यूट्रल पार्टिकल क्या करता है, एक्यूमुलेटिंग स्टार्ट कर लेता है, बड़ा साइज में कन्वर्ट हो जाता है और फाइनली वो नीचे सेटल कर जाता है, ठीक है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स दैट मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन सो एज टू ब्रिंग अबाउट कंप्लीट कोगुलेशन इज कॉल्ड कोगुलेशन वैल्यू और प्रिसिपिटेशन वैल्यू और फ्लोकुलेटिंग वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अभी जस्ट समझाया थोड़ी देर पहले कि 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन को कंप्लीटली कोगुलेट करने के लिए या न्यूट्रलाइज करने के लिए जो आपने इलेक्ट्रोलाइट मिलाया उसका कितना मिलीमोल ऐड किया, मिलीमोल में बताना है, वही अमाउंट हमारा क्या कहलाता है, कोगुलेटिंग वैल्यू। अगर कोगुलेटिंग वैल्यू ज़्यादा है मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट हमें मिलाना पड़ रहा है, मतलब उस इलेक्ट्रोलाइट में कोगुलेटिंग पावर कम होगा, ठीक है, यानी कोगुलेशन वैल्यू और कोगुलेटिंग पावर इन्वर्सली रिलेटेड हो गया। जिस इलेक्ट्रोलाइट में ज़्यादा हमें इस्तेमाल करना पड़ा तो उसका पावर कम रहा होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा सा मिलाना पड़ा कोगुलेट कराने के लिए उसका पावर अधिक रहा होगा। दैट्स इट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों इस कोगुलेशन में समझ में आ गया आपको क्या हो रहा है। सो जो भी कोगुलेशन का प्रोसेस होगा उसमें कोलाइडल सॉल्यूशन में जो कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे उस पर कोई ना कोई पार्टिकुलर चार्ज होगा और उस चार्ज को हमें रिमूव करना है, ठीक है। रिमूव करने के लिए जो आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे उसका कितना अमाउंट ऐड कीजिएगा, ठीक है, ये डिपेंड करता है मेनली इस बात पर, ठीक है, कि जो आयन अट्रैक्ट होगा इलेक्ट्रोलाइट से उस आयन की वैलेंसी कितनी है। समझ में आया। जैसे मान लो सपोज करो कि पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल है, ठीक है, अब सीधी सी बात है कि वो पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल जो होगा, जो हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, अब मान लो हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड किए NaCl, MgCl2 या K2SO4, कुछ भी इस तरह से, तो सीधी सी बात है जो पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व होगा वो तो निगेटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा। अब निगेटिव आयन की वैलेंसी कितनी है, अब निगेटिव आयन पर 1 माइनस चार्ज है कि 2 माइनस चार्ज है कि 3 माइनस चार्ज है कि 4 माइनस चार्ज है, कितना उस पर चार्ज है। जैसे मान लो Cl माइनस है, SO4 पर 2 माइनस है, PO4 पर 3 माइनस है, सभी तो निगेटिव आयन ही है। अब ये पॉजिटिवली चार्ज जो सॉल्व होगा कोलाइडल पार्टिकल जो होगा वो तो निगेटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा। अब Cl माइनस को अट्रैक्ट कर रहा है या SO4 को, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में अलग अलग एनायन होगा। बात को समझो। मान लो कि हम NaCl डाल दिए, उसके जगह पर हम K2SO4 डाल दिए,
उसके जगह पर हम मान लो सोडियम फॉस्फेट डाल दिए, Na3PO4, ठीक है, बात को समझ रहे हैं ना। NaCl डाल दिए, उससे Cl माइनस हुआ। Na2SO4 डाल दिए, उससे हमारा SO4 पर 2 माइनस आयन बनेगा। Na3PO4 डाल दिए, उससे हमारा PO4 3 माइनस आयन बनेगा। तो ये जो कोलाइडल पार्टिकल हमारा पॉजिटिवली चार्ज था, जो Cl माइनस, उस पर तो एक वैलेंसी है, एक चार्ज है। सल्फेट का 2 वैलेंसी होता है, फॉस्फेट का 3 वैलेंसी होता है। तो सीधी सी बात इसका ये मतलब निकलेगा कि NaCl हमको ज़्यादा मिलाना होगा, ठीक है। वहीं सोडियम फॉस्फेट अगर डालते हैं तो कम मिलाना होगा। बेटा पूरे का निचोड़ ये निकला कि कोलाइडल सॉल्यूशन में जो कोलाइडल पार्टिकल है वो नेगेटिव चार्ज जो आयन वो अट्रैक्ट करेगा, कितना अमाउंट उस इलेक्ट्रोलाइट का हम डालेंगे ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो आयन, जो फ्लोकुलेटिंग या कोगुलेटिंग आयन है जिसको अट्रैक्ट करना है, उसकी वैलेंसी कितनी है। यानी जो इलेक्ट्रोलाइट हम ऐड करेंगे वो सीधे इस बात पर डिपेंड करता है कि जो कोगुलेटिंग आयन होगा उस इलेक्ट्रोलाइट में, जिसको ये कोलाइडल पार्टिकल अट्रैक्ट करेगा, जिस आयन को, उस आयन की वैलेंसी कितनी है, ठीक है। वैलेंसी जितनी अधिक होगी ना, जितनी अधिक वैलेंसी होगी उसका कहेंगे कोगुलेटिंग पावर उतना अधिक है। यानी जिसमें, बेटा बार बार समझा रहे हैं, पॉजिटिव कोलाइडल पार्टिकल को कंसीडर करके समझने की कोशिश करो। पॉजिटिव कोलाइडल पार्टिकल है, ठीक है, वो नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा। तो नेगेटिव आयन की वैलेंसी कितनी है, जितनी अधिक वैलेंसी होगी नेगेटिव आयन की, कहेंगे उसका कोगुलेटिंग पावर उतना अधिक है। यानी उसका थोड़ा सा अमाउंट ही 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन को कोगुलेट कर देगा, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। यानी इलेक्ट्रोलाइट जो हम ऐड करेंगे उसमें से जिस आयन का अट्रैक्शन होना है वो डिपेंड करेगा, जो आयन अट्रैक्ट होगा उसकी वैलेंसी अगर ज़्यादा है तो कम अमाउंट हमें मिलाना पड़ेगा, यानी कोगुलेशन वैल्यू कम होगा, यानी उसका कोगुलेटिंग पावर इसका मतलब ज़्यादा होगा। दिस ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हार्डी-सुल्ज लॉ। ये जो ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व किया गया वो हार्डी-सुल्ज साइंटिस्ट का नाम था, जिसने इस ऑब्जर्वेशन को सबसे पहले ऑब्जर्व किया। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हार्डी-सुल्ज लॉ। किसको बोलते हैं हार्डी-सुल्ज लॉ? कि कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन जो होगा उसको हमको 1 लीटर लेना है और उसको कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज करना है, कोगुलेट करना है। इसके लिए जो हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो कितना ऐड करेंगे, यानी उस इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट जो होगा, कोगुलेटिंग आयन, कोगुलेटिंग आयन समझ रहे हैं ना, जिस आयन को अट्रैक्ट करना है, जिस आयन का अट्रैक्शन होना है, ठीक है, उसके वैलेंसी पर डिपेंड करेगा, ठीक है। चलो यहाँ यही कहानी लिखी हुई है। द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच इज रिक्वायर्ड टू कोगुलेट ए डिफरेंट अमाउंट ऑफ ए कोलाइडल सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द वैलेंसी ऑफ कोगुलेटिंग आयन। कोगुलेटिंग आयन क्या होता है वो हम पीछे बता चुके हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट आप ऐड किए हैं उसमें से कौन सा आयन अट्रैक्ट होगा, उसी आयन को कोगुलेटिंग आयन कहेंगे। और उस अट्रैक्टेड आयन की वैलेंसी पर डिपेंड करेगा कि हमें इलेक्ट्रोलाइट कितना मात्रा में मिलाना है। अगर वैलेंसी अधिक होगी तो कम अमाउंट ही हम डालेंगे, यानी कोगुलेशन वैल्यू कम हो जाएगा। समझो, कोगुलेटिंग आयन का वैलेंसी जितना ज़्यादा होगा उसका कोगुलेटिंग पावर भी उतना ही ज़्यादा होगा और उसका कोगुलेशन वैल्यू उतना कम होगा, ठीक है। यानी आयन का वैलेंसी जितना ज़्यादा, कोगुलेटिंग पावर उतना ही ज़्यादा, कोगुलेशन वैल्यू उतना ही कम। ग्रेटर इज द वैलेंसी ऑफ कोगुलेटिंग आयन, ग्रेटर इज इट्स पावर टू ब्रिंग अबाउट कोगुलेशन। यानी वैलेंसी जितनी अधिक होगी कोगुलेटिंग आयन की, उसका पावर उतना अधिक होगा कोगुलेशन के लिए। स्मॉलर इज इट्स कोगुलेशन वैल्यू, यानी उसका उतना ही कम अमाउंट हम इस्तेमाल करेंगे न्यूट्रलाइज की। जैसे उदाहरण समझो, फॉर एग्जाम्पल, फॉर ए निगेटिवली चार्ज सॉल्ट लाइक AS2S3 आर्सेनियस सल्फाइड एक निगेटिवली चार्ज सॉल्ट है, याद रखिए। पीछे हम पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट और नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट का एक टेबल बता दिए थे, कुछ उदाहरण उसमें लिख दिए थे हम। उस उदाहरण में देखिएगा
आर्सेनियस सल्फाइड नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट है। अब इस नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट को न्यूट्रलाइज कौन करेगा? इलेक्ट्रोलाइट जो हम ऐड करेंगे उस इलेक्ट्रोलाइट का पॉजिटिव आयन। अब देखो यहाँ 3 पॉजिटिव आयन हम लिखे हैं, Al3+, Mg2+, Na+। अब आर्सेनियस सल्फाइड जो है नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल उस तीनों आयन से न्यूट्रलाइज होगा, लेकिन सबसे आसानी से किससे होगा वो न्यूट्रलाइज? Al3+ से, क्योंकि इसमें 3 वैलेंसी है, यहाँ 2 वैलेंसी, यहाँ 1 वैलेंसी है। ठीक है, इसका कोवलेटिंग पावर ज़्यादा होगा, इसका उससे कोवलेटिंग पावर कम होगा, इसका और कम होगा। लिखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवलेटिंग पावर। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है कोवलेटिंग पावर का, यानी इसका कम अमाउंट लगेगा, इसका कोवलेशन वैल्यू कम होगा, इसका कोवलेशन वैल्यू ज़्यादा होगा, इसका कोवलेशन वैल्यू और ज़्यादा होगा। यानी ये सब्सटेंस जो हम डालेंगे ना, एल्युमिनियम 3+ आयन वाला कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, उसका थोड़ा सा ही अमाउंट डालेंगे, वो आर्सेनियस सल्फाइड को न्यूट्रलाइज कर देगा। जबकि इसके तुलना में ये जो होगा वो ज़्यादा डालना होगा, इसका कोवलेशन वैल्यू ज़्यादा होगा, इसका और भी ज़्यादा होगा कोवलेशन वैल्यू। मतलब सोडियम वाला आयन वाला इलेक्ट्रोलाइट जो होगा हमें और ज़्यादा अमाउंट में डालना होगा। ठीक है, इसका कोवलेटिंग पावर अधिक होगा, इसका कोवलेशन वैल्यू कम होगा। यानी ये ज़्यादा, मतलब ये इसमें ज़्यादा पावर है कोवलेटिंग करने का, इसका कोवलेशन वैल्यू कम होगा। इसका कोवलेटिंग पावर कम है, इसका कोवलेशन वैल्यू ज़्यादा होगा। ठीक इसी प्रकार फॉर ए पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट लाइक FeOH का होल 3, मान लो कोई पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट है फेरिक हाइड्रोक्साइड, याद रखना है इसे, ये पॉजिटिवली चार्ज है, सीधी सी बात है, ये न्यूट्रलाइज होगा नेगेटिव आयन से। अब यहाँ देखो कुछ नेगेटिव आयन लिखे हैं, FeCl6 पर 4-, PO4 पर 3-, SO4 पर 2-, Cl-। अब यहाँ 4 माइनस है, यहाँ 3 माइनस है, यहाँ 2 माइनस, यहाँ 1 माइनस है। इस आयन का वैलेंसी 4, इस आयन का वैलेंसी 3, इस आयन का वैलेंसी 2, इस आयन का वैलेंसी 1। तो पॉजिटिवली चार्ज जो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा वो नेगेटिव आयन से न्यूट्रलाइज होगा। तो जिस पर चार्ज ज़्यादा होगा उसका कोवलेशन पावर ज़्यादा होगा, यानी इसका कोवलेशन वैल्यू कम होगा, यानी इसका थोड़ा सा अमाउंट ही मिलाएंगे तो इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, जबकि इसका ज़्यादा अमाउंट मिलाएंगे तब ये न्यूट्रलाइज होगा। इसका कोवलेटिंग पावर सबसे अधिक, उससे कम, उससे कम, उससे कम। ये कोवलेटिंग पावर का डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवलेटिंग पावर। और इसी में अगर हम लेस देन का साइन लगा दे तो, यहाँ लेस देन का साइन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवलेशन वैल्यू। यानी अगर हम इसी को ऐसे लिख दें, FeCl6 पर 4- लेस देन, PO4 पर 3- लेस देन, SO4 पर 2- लेस देन, Cl-। ये क्या है मालूम है? ये हो जाएगा हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवलेशन वैल्यू। यानी ये साइन जो दिख रहा है आपको ग्रेटर देन का, ये क्या दर्शा रहा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवलेशन पावर, यानी कोवलेटिंग पावर। इसी में लेस देन अगर हम लगा देंगे यहाँ पर, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवलेशन वैल्यू हो गया। यानी सबसे कम अमाउंट इसी का हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा कोलाइडल सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, जबकि इसका ज़्यादा अमाउंट इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोवलेशन वैल्यू बढ़ गया, तो इसका थोड़ा सा अमाउंट ही इस्तेमाल करना पड़ा। क्या मतलब है? इसका कोवलेशन पावर अधिक होगा तब तो थोड़ा सा अमाउंट यूज करना पड़ा। अब जैसे देखो, फॉर ए निगेटिवली चार्ज सॉल्ट लाइक आर्सेनियस सल्फाइड, मैंने अलग से इसको यहाँ इसको समझाया ऊपर वाले को, ये नीचे अलग चीज़ है। ठीक है, अब देखो, जैसे एक निगेटिवली चार्ज हम आर्सेनियस सल्फाइड ले लिए, अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कुछ इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे NaCl का इस्तेमाल कर सकते हैं, KCl, HCl, MgCl2, BaCl2, AlCl3, ये डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अब ये निगेटिवली चार्ज सॉल्ट है, इन इलेक्ट्रोलाइट्स का जो पॉजिटिव आयन होगा वो उसको न्यूट्रलाइज करेगा। NaCl में पॉजिटिव आयन Na+ हो गया, KCl का पॉजिटिव आयन K+ हो गया, HCl का H+ हो गया, MgCl2 का Mg+2 हो गया, BaCl2 का Ba2+ हो गया, AlCl3 का Al3+ हो गया। तो इस नेगेटिव आयन को न्यूट्रलाइज करेगा पॉजिटिव आयन से। अब इस पर 1+ है, 1+ है, 1+ है, यहाँ 2+ है, यहाँ 3+ है। सीधी सी बात है कि इस तीनों पर 1+ है, इसकी वैलेंसी कम है,
ठीक है, इसकी वैलेंसी कम होगा ना, इसका कोगुलेटिंग पावर भी कम होगा, यानी इसका ज़्यादा अमाउंट हमें मिलाना पड़ेगा। तो देखो कोगुलेशन वैल्यू यानी जो अमाउंट आप ऐड करिएगा, इसका ऐड करेंगे 52 मिलीमोल, KCl का ऐड करना होगा हमको 49.5 मिलीमोल, HCl का ऐड करना होगा 30.8 मिलीमोल। घट रहा है, देखो थोड़ा थोड़ा यहाँ चेंजिंग आया। अब देखो इस सब पर एक प्लस है ना, यहाँ 2 प्लस आ गया, ठीक है। अब देखिए ड्रास्टिक चेंजिंग आपको दिखेगा, 52, 49.5, 30.8, तीनों एक प्लस वाला है। जैसे ही 2 प्लस आया, देखो कितना कम वैल्यू हो गया, सीधे 30.8 से घट करके 0.72 हो गया। यानी एक जिसका प्लस चार्ज था उसका ज़्यादा अमाउंट हमको लग रहा था न्यूट्रलाइज करने के लिए, लेकिन जैसे ही 2 प्लस वाला आया, देखो अमाउंट में कितना चेंजिंग आ गया, सीधे 30.8 मिलीमोल से घट करके 0.72 पहुंच गया, 0.69 है यहाँ पर, दोनों 2 प्लस वाला है। फिर देखो 2 प्लस वाला से जैसे 3 प्लस वाले पर गए, बहुत ड्रास्टिक चेंजिंग आ गया, यहाँ 0.69 है, यहाँ 0.093 है, 0 पॉइंट के बाद एक और 0 है, इससे इसमें देखो फिर ड्रास्टिक चेंजिंग आ रहा है। कहने का क्या मतलब है, वैलेंसी अधिक 3 प्लस है, उसका देखो कम अमाउंट लगेगा, मात्र 0.093 मिलीमोल ही यूज करना होगा। वहीं सोडियम वाले का देखिए NaCl अगर हम मिलाते हैं, इसके 1 लीटर को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसका 52 मिलीमोल लग जाएगा। एक ये समझो, 1 प्लस वाले का 52 मिलीमोल लगा, 2 प्लस वाले का देखो यहाँ 0.72 लगा, और 3 प्लस वाले का देखो यहाँ 0.93 लगा। ड्रास्टिक चेंजिंग, जितना केटायन का चार्ज वैलेंसी कम है उतना ज़्यादा अमाउंट लगेगा, यानी इसका कोगुलेटिंग पावर कम है, कोगुलेशन वैल्यू ज़्यादा है। जैसे ही चार्ज यहाँ बढ़ा यानी वैलेंसी बढ़ा, यानी कोगुलेटिंग पावर बढ़ा, कोगुलेशन वैल्यू घट गया, और जैसे ही वैलेंसी बढ़ा कोगुलेशन पावर बढ़ेगा, कोगुलेशन वैल्यू देखो और घट गया। ठीक इसी प्रकार एक हम पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व लिए FeOH का मोल 3, ये FeOH का मोल 3 ये पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व है, इसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा, नेगेटिव आयन। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट कुछ यहाँ पर लिख दिए हैं, KBr, HCl, KNO3, K2SO4, K2C2O4, K3FeCl6। अब इसमें से निगेटिव आयन को निकालें, Br-, Cl-, NO3-, SO4 पर 2-, C2O4 पर 2-, FeCl6 पर 3-। अब देखो यहाँ पर, यहाँ 1 माइनस वाला है, यहाँ देखो 2 माइनस वाला है, यहाँ देखो 3 माइनस वाला है। इसी तीनों को कंपेयर करेंगे केवल, आपको खुद ब खुद आइडिया लग जाएगा। यानी फेरिक हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर हम KBr का इस्तेमाल करते हैं, तो KBr में जो Br- आयन होगा वो इसको न्यूट्रलाइज करेगा। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए Br का वैलेंसी 1 है, एक ही चार्ज है, इसका देखो 138 मिलीमोल लगेगा, 138 मिलीमोल। वही इसमें देखो K2SO4 में सल्फेट आयन जो होगा SO4 2- आयन, ये न्यूट्रलाइज करेगा इसको, इसका देखो कितना लग रहा है 0.210, बहुत कम अमाउंट हो गया, कहाँ 138, कहाँ 0.210, और 3- वाला का देखो और कम लगेगा 0.096। ये पूरा डेटा जो है क्या दर्शा रहा है कि कोई भी चार्ज कोलाइडल पार्टिकल हो, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव आयन से न्यूट्रलाइज होगा, नेगेटिव आयन का वैलेंसी जितना अधिक होगा उसका कोगुलेशन पावर उतना अधिक होगा, कोगुलेशन वैल्यू उतना कम होगा। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। अब देखो बच्चों, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो कोई हमारा इलेक्ट्रोलाइट हम ले लिए, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट, नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन मान लेते हैं, कोई नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन ले लिए आर्सेनियस सल्फाइड, ठीक है। अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो हम इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे उसमें हमको कंपेयर करना है उन इलेक्ट्रोलाइट्स को कि किसका पावर कितना गुना अधिक है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो सिंपल, कोगुलेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैलेंसी ऑफ कोगुलेटिंग आयन। यानी जो इलेक्ट्रोलाइट आप मिलाए हैं, जिस इलेक्ट्रोलाइट को मिलाए हैं उसके आयन को अट्रैक्ट होना है, जो आयन अट्रैक्ट होगा उसकी वैलेंसी जितनी अधिक होगी, कोगुलेटिंग पावर उस इलेक्ट्रोलाइट का उतना अधिक होगा।
और कोगुलेशन वैल्यू यानी जो अमाउंट लगेगा उतना ही कम होगा। तो कोगुलेटिंग पावर वैलेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जबकि कोगुलेशन वैल्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जिसका पावर जितना ज़्यादा होगा समझेंगे उसका उतना कम वैल्यू लगेगा न्यूट्रलाइज करने में। जैसे देखो आर्सेनियम सल्फाइड एक नेगेटिवली चार्ज सॉल्व है, इसमें हम न्यूट्रलाइज करने के लिए मान लो NaCl डालते हैं और AlCl3 डालते हैं, और मीन्स क्या एक ही में दोनों नहीं डालना है। ऐसा ना हो आर्सेनियम सल्फाइड ले लिए उसी में सोडियम क्लोराइड भी डाल दीजिएगा, उसी में एल्युमिनियम क्लोराइड भी डाल दीजिएगा, ऐसा नहीं करना है। एक बार सोडियम क्लोराइड डालते हैं, देखते हैं कितना अमाउंट लगता है। तो 1 लीटर अगर आर्सेनियम सल्फाइड लेंगे ना तो उसको कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर हम सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं 52 मिलीमोल लगेगा। लेकिन उसके जगह पर अगर हम एल्युमिनियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं तो मात्र 0.093 मिलीमोल लगेगा। तो अगर दोनों में कहीं कंपेयर करो तो डिवाइड कर देंगे। तो देखो यहाँ पर कोगुलेटिंग पावर ऑफ AlCl3 बाय कोगुलेटिंग पावर ऑफ NaCl। कोगुलेटिंग पावर और कोगुलेशन वैल्यू में इन्वर्सली क्या रिलेशन है। अगर यहाँ AlCl3 बैठा है, यहाँ NaCl, यहाँ NaCl, तो नीचे AlCl3। तो कोगुलेटिंग पावर ऑफ AlCl3 बाय कोगुलेटिंग पावर ऑफ NaCl बराबर होगा कोगुलेशन वैल्यू ऑफ NaCl बाय कोगुलेशन वैल्यू ऑफ AlCl3। इन्वर्सली का तो यही मतलब हुआ, AlCl3 तो NaCl, NaCl तो AlCl। अब कोगुलेशन वैल्यू NaCl का 52, AlCl3 का कोगुलेशन वैल्यू 0.093 डिवाइड किया आया 559। अब देखो कोगुलेटिंग पावर ऑफ AlCl3 इसको उधर ले गए 559 इंटू कोगुलेटिंग पावर ऑफ NaCl। क्या मतलब निकला NaCl का जो कोगुलेटिंग पावर है ना, इसके 1 लीटर को न्यूट्रलाइज करने के लिए इससे 559 टाइम्स ज़्यादा पावर होगा एल्युमिनियम क्लोराइड का। इस प्रकार अगर ये दिया हुआ रहेगा तो हम कोगुलेटिंग पावर को आपस में रिलेट कर सकते हैं, कौन कितना गुना कम या अधिक पावरफुल कोगुलेटिंग पावर दर्शाता है। चलिए अब देखो, अभी तो यहाँ हम देख लिए कि किस प्रकार से हम लोगों ने न्यूट्रलाइज किया कोलाइडल सॉल्यूशन को, कोगुलेशन वैल्यू का कोगुलेशन अभी हम लोग सीखे। अब समझो कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स है जिस पर कोई न कोई स्पेसिफाइड चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज करने का यानी कोगुलेट करने का और भी कई सारे मेथड हैं। इस मेथड को भी हम एक एक करके फिर से पढ़ेंगे। और भी मेथड्स हैं। एक तो ये इलेक्ट्रोलाइट वाला बताइए कि इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे उसको वो अट्रैक्ट करेगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन अभी हम लोग किए। अभी हम लोग कोगुलेशन के और भी मेथड्स को सीखेंगे कि और क्या मेथड है जिससे हम कोलाइडल सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। चलो इसको नोट करो पहले। तो बच्चों कोगुलेशन अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं और कोगुलेशन में और भी कई सारे मेथड हैं। जैसे अभी हम कोगुलेशन पढ़े थोड़ी देर पहले, उसमें ये बताया गया कि इलेक्ट्रोलाइट के एडिशन से कोलाइडल पार्टिकल कोगुलेट कर जाता है। ठीक है, कोगुलेशन के और भी कई सारे मेथड हैं। कोगुलेशन समझ रहे हैं ना कि कोलाइडल सॉल्यूशन में जो कोलाइडल पार्टिकल्स है उस पर चार्ज को रिमूव कराना है। चार्ज रिमूव होगा, जैसे ही चार्ज रिमूव हो जाएगा वो कोलाइडल पार्टिकल्स एक्यूमुलेट होने लगता है और जिससे वो फिर बिग साइज पार्टिकल में कन्वर्ट होकर चेंज होकर नीचे बॉटम में सेटल कर जाता है। इसी प्रोसेस को कोगुलेशन कहते हैं। ये प्रोसेस हम और भी दूसरे मेथड से कर सकते हैं। जैसे कुछ मेथड यहाँ पर देखो लिखा हुआ है। कोगुलेशन कैन ऑल्सो बी काउज्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। एक है बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस ये तो आप जानते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस याद कीजिए, पीछे एक यू टाइप का हमने ट्यूब लिया था, यू आकार का ट्यूब याद आया। उसमें 2 रॉड डाला गया था प्लेटिनम का कोलाइडल सॉल्यूशन में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया गया। तो क्या देखे थे आप, कोलाइडल पार्टिकल जो है एक पार्टिकुलर प्लेट की तरफ मूव कर जाता है। तो जैसे ही वो पार्टिकुलर प्लेट की तरफ मूव करेगा वहाँ जाकर वो क्या होगा, जैसे मान लो नेगेटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल है तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा। वो नेगेटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल जैसे ही पॉजिटिव प्लेट पर पहुँचेगा वहाँ वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। जैसे ही डिस्चार्ज होगा, कहने का मतलब क्या, कोलाइडल पार्टिकल पर जो चार्ज उपस्थित था वो हट जाएगा। जैसे ही चार्ज हटेगा कोलाइडल पार्टिकल्स एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देगा। एक्यूमुलेशन स्टार्ट होगा
तो वो लार्ज साइज पार्टिकल में चेंज हो जाएगा और अल्टीमेटली सेटल कर जाएगा। तो ये पढ़े हैं ऑलरेडी हम लोग। दूसरा मेथड है बाय मिक्सिंग ऑफ टू अपोजिटली चार्ज सॉल्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल प्रिसिपिटेशन। ये भी एक तरीका है। एक पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट ले लीजिए, एक निगेटिवली चार्ज सॉल्ट ले लीजिए, दोनों का इक्वल प्रोपोर्शन लेकर के हम एक साथ अगर मिला देते हैं तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा। जैसे मान लो कि हम फेरिक हाइड्रोक्साइड जो कि पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट है और आर्सेनियस सल्फाइड जो निगेटिवली चार्ज सॉल्ट है, दोनों का अगर इक्वल प्रोपोर्शन लेकर एक साथ मिला देंगे तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा। इसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल प्रिसिपिटेशन। तो दोनों एक दूसरे को प्रिसिपिटेट में न्यूट्रलाइज करके कन्वर्ट कर देगा। एक तो ये तरीका हुआ म्यूचुअल प्रिसिपिटेशन का। तीसरा है बाय बॉइलिंग और बाय कूलिंग। कोलाइडल सॉल्यूशन को बॉयल करके भी या ठंडा करके भी कोगुलेट किया जा सकता है। जैसे उदाहरण समझो, बॉइलिंग वाला उदाहरण समझो। जैसे ही बॉयल करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही बॉयल करिएगा ना तो जो कोलाइडल पार्टिकल पर चार्ज होगा वो चार्ज हटेगा। क्यों हटेगा? क्योंकि बॉइलिंग करने से जो डिस्पर्सन मीडियम होगा उसमें काइनेटिक मोशन बढ़ेगा और वो कोलाइडल पार्टिकल जो है वो डिस्पर्सन मीडियम के साथ ज़्यादा कोलाइड करेगा, यानी वहाँ पर कहो कोलिजन अधिक होगा, जिसकी वजह से डिस्पर्सन मीडियम से टकराने के कारण जो उस पर चार्ज एड्जॉर्ब रहता है वो रिमूव कर जाता है। समझो, when a salt is boiled, the adsorbed layer, जो एड्जॉर्ब लेयर होता है, कोलाइडल पार्टिकल चार्ज क्यों होता है? क्योंकि इस कोलाइडल पार्टिकल पर कोई पार्टिकुलर आयन एड्जॉर्ब रहता है। जैसे ही बॉयल करिएगा तो कोलाइडल पार्टिकल पर जो एड्जॉर्ब लेयर होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। किसके कारण डिस्टर्ब होगा? जो डिस्पर्सन मीडियम है उससे बार बार वो टकराएगा, हीट भी किए उसको, कोलिजन बढ़ेगा तो कोलाइडल पार्टिकल पर एड्जॉर्ब जो चार्ज पार्टिकल होगा वो रिमूव कर जाता है। जैसे ही रिमूव करेगा चार्ज तो कोलाइडल पार्टिकल्स जो है एग्रीगेशन स्टार्ट कर देगा, एक्यूमुलेट करने लगेगा और अल्टीमेटली प्रिसिपिटेट के फॉर्म में वो बॉटम में बैठ जाएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण है कोगुलेशन ऑफ बटर। बटर का कोगुलेशन बाय बॉइलिंग मेथड से ही किया जाता है। अगर बटर को बॉयल करते हैं तो अल्टीमेटली कोगुलेट करके बॉटम में बैठ जाता है। कुछ केस है जिसको हम ठंडा करके भी कोगुलेट कर सकते हैं कूलिंग के थ्रू। जैसे मिल्क का कोगुलेशन, अगर मिल्क को, दूध को ठंडा किया जाए तो आप देखते हैं उस मिल्क का जितना भी फैट्स होता है वो ऊपर में फ्लोट करने लगता है और नीचे आपका कम फैट या कहीं पानी या फिर जो भी वेस्टेज है वो नीचे बैठ जाएगा और मिल्क का सारा क्रीम यानी सारा का सारा जो फैट्स होगा वो ऊपर में फ्लोट करने लगेगा। यहाँ भी कोगुलेशन हो गया ना कि मिल्क में, ठीक है, जो भी आपका कहो, जैसे मान लो मिल्क को हम गर्म करते हैं तो खौलता रहता है, ठीक है, फिर उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिएगा तो क्या होता है, फ्रिज में डाल दीजिए, देखिए क्या होगा, सारा का सारा उसका जो क्रीम है ना ऊपर फ्लोट करने लगेगा, मलाई मक्खन जो भी आप कहते हैं सब ऊपर चलाएगा। तो ठंडा करने से, मिल्क को ठंडा करने से भी कोगुलेशन हुआ, मिल्क का सारा फैट्स ऊपर चला आया। ठीक है, तो कूलिंग भी एक कारण है। और देखो यहाँ नोट करके एक लाइन लिखे हैं कि लायोफोबिक सॉल्ट जो होता है, लायोफोबिक सॉल्ट वो लायोफिलिक सॉल्ट की तुलना में लेस स्टेबल होता है। लायोफोबिक सॉल्ट लेस स्टेबल होता है इन कंपैरिजन ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट। तो चूँकि लायोफोबिक सॉल्ट लेस स्टेबल होता है इसीलिए इसे आसानी से कोगुलेट किया जा सकता है, यानी लायोफोबिक सॉल्ट को हम आसानी से कोगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात कि लायोफिलिक सॉल्ट भाई मोर स्टेबल क्यों है? लायोफिलिक सॉल्ट मोर स्टेबल इसलिए है क्योंकि लायोफिलिक सॉल्ट में जो कोलाइडल पार्टिकल्स होता है ना वो मोर हाइड्रेटेड होता है या मोर सॉल्वेटेड होता है, यानी वो कोलाइडल पार्टिकल जो होगा लायोफिलिक सॉल्ट का वो वाटर मॉलिक्यूल से घिरा हुआ होगा या जिस सॉल्वेंट में उसको डाले उस सॉल्वेंट उसको घेर के रखता है, इन्वेलप की तरह उसको घेर लेता है। ठीक है, इसलिए वो मोर स्टेबल होता है लायोफिलिक सॉल्ट। यहाँ तक की कहानी वही लिखी हुई है, इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए। इस पर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल अब सॉल्व करेंगे। अब सोच रहे हो सर सरफेस केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल कहाँ से आ गया? थोड़ी देर पहले हम लोग ने कोगुलेशन वैल्यू सीखा था कि 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइट का कुछ तो मिलीमोल मिलाएंगे, मिलीमोल। अब आपको मान लो दे देगा कि ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसको न्यूट्रलाइज करना है, ये सब्सटेंस को ऐड किया गया, इसका कितना अमाउंट लगेगा। बहुत सिंपल है, मतलब सब मोलरिटी, मोल जो पढ़े थे ना मोल कॉन्सेप्ट में,
उसी पर बेस्ड यहाँ न्यूमेरिकल बनेगा। बस जो वर्ड होगा वो लगेगा सरफेस केमिस्ट्री का वर्ड यूज हो रहा है, लेकिन जो मेथड अप्लाई होगा वो मोल कॉन्सेप्ट का अप्लाई होगा। ठीक है, तो मैं बताया था ना शुरू में ही, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल नहीं है, फिर भी कहीं कहीं पर एक आध न्यूमेरिकल जनरेट किया जा सकता है, जिसको सीखिए समझिए कैसे बनाना है इसको। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन बताएंगे बस, इसको नोट कर लो। चलो देखो, एक क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत आसान है, आसानी से आप सॉल्व कर लीजिए। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, फॉर कोगुलेशन ऑफ 100 ml ऑफ आर्सेनियस सल्फाइड सॉल्ट। आर्सेनियस सल्फाइड सॉल्ट हम जानते हैं नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट है, चलो इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। इस सॉल्ट का हमने कितना ml लिया, 100 ml। ठीक है, इस 100 ml को कोगुलेट करने के लिए, 100 ml को कोगुलेट करने के लिए हमें NaCl का इस्तेमाल किया। हमने क्या किया, NaCl इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। NaCl का कितना ml, 5 ml इस्तेमाल किया गया है, और इस NaCl का कंसंट्रेशन है 1 m। m मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, मोल पर लीटर। समझे, कहता है इस क्वेश्चन में कि आर्सेनियस सल्फाइड एक कोलाइडल सोल्यूशन है जिसका हमने 100 ml लिया। अब हमें इसको न्यूट्रलाइज करना है, तो NaCl हमने इस्तेमाल किया 5 ml। कितना ml, 5 ml। जो NaCl इस्तेमाल किए हैं उसका कंसंट्रेशन है 1 मोल पर लीटर। तो आपसे क्या पूछा, फ्लोकुलेशन वैल्यू क्या होगा, यानी इस NaCl का कोगुलेशन या फ्लोकुलेशन वैल्यू क्या होगा। तो बेटा कोगुलेशन या फ्लोकुलेशन वैल्यू कहते किसको हैं, 1 लीटर कोलाइडल सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, 1 लीटर कोलाइडल सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो हम इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे ना, उसका कितना मिली मोल मिलाए हैं, यही हमको निकालना है इस क्वेश्चन में। यहाँ 100 ml के लिए दिया हुआ है, हमको 1 लीटर के लिए निकालना है। ठीक है, कहानी समझ में आ रही है ना, सॉल्व किए जैसे। देखो 2-3 तरीका से हम सॉल्व कर सकते हैं। 100 ml के लिए दिया हुआ है, हमको 5 ml लग रहा है, तो 1000 ml के लिए कितना लगेगा, 50 ml। चलो इसको देखते हैं पहले। 1 m NaCl का मतलब बताइए हमें पहले। इसका मतलब हुआ 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन contains 1 mole of NaCl। तो 1000 ml में 1 मोल है, therefore 5 ml में कितना होगा, बताओ 5 ml में कितना होगा। तो उससे सोचो 1/1000 इंटू 5, यही होगा ना, क्या हो जाएगा ये बताओ, 5 इंटू 10⁻³ मोल। यानी कहने का मतलब सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन 1 m है, 1 मोल पर लीटर, मतलब 1 लीटर में 1 मोल है, तो 5 ml में कितना मोल हो गया, इतना। हमें आंसर चाहिए मिली मोल में, तो मोल को मिली मोल में चेंज करो। 1 मोल का मतलब होता है 10⁻³ मिली मोल। इस मोल को मिली मोल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये चेंज हो गया मिली मोल में, तो बेटा 5 मिली मोल हो गया, यानी 5 ml में 5 मिली मोल है। क्लियर है। अब आओ, ये 5 मिली मोल जो हमको लगा, तो 100 ml आर्सेनियस सल्फाइड को कोगुलेट करने के लिए लिखेंगे, सिंस 100 ml ऑफ आर्सेनियस सल्फाइड is coagulated by 5 millimole of NaCl। Therefore फ्लोकुलेशन वैल्यू के लिए हम लोग क्या लेते हैं, 1 लीटर को न्यूट्रलाइज करने में कितना लगेगा मिलीमोल। 100 ml में निकल गया, 1 लीटर मतलब 1000 ml, 5/100 into 1000 मिलीमोल ऑफ NaCl, यानी 50 मिलीमोल ऑफ NaCl। ये हमारा निकल गया कोगुलेशन वैल्यू। कोगुलेशन वैल्यू आया।
या शुरू में ही हम इसको चेंज कर लेते हैं, या तो ऐसे बना सकते हो सवाल को, देखो 100 ml H2S3 required for coagulation 5 ml of 1 m NaCl. Therefore 1000 ml आर्सेनियस सल्फाइड के लिए तो 50 ml ऑफ हो जाएगा NaCl, यानी 1000 ml आर्सेनियस सल्फाइड के लिए NaCl का 50 ml लगेगा। 50 ml में हम NaCl का मिलीमोल निकाल लेंगे। देखो क्या करेगा, 1 m NaCl का मतलब क्या हुआ, 1000 ml सॉल्यूशन में 1 मोल NaCl है, ठीक है, 1000 ml में, इसलिए 50 ml में क्या होगा, 1/1000 इंटू 50 मोल, क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 टू दी पावर -2, 0 से 0 कर जाएगा, 2 पर चला जाएगा, होगा तो हो गया मोल। इसको मिली मोल में चेंज करेंगे, 5 इंटू 10 टू दी पावर 2 इंटू 10 टू दी पावर 3 मिली मोल हो जाएगा, कितना जाएगा 50 मिली मोल। ऐसे भी निकाल सकते थे, या तो पहले 5 ml में मिली मोल निकाल लो, तो 100 ml के लिए 5 मिली मोल, इसलिए 1000 ml के लिए 50 मिली मोल, या पहले हम 100 ml के लिए 5 ml लग रहा है तो 1000 ml के लिए 50 ml लगा, 50 ml में मिली मोल निकाल लेंगे, 50 मिली मोल आ रहा है। चलिए इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन हम लिख देते हैं बोर्ड पर, जिसे आप बना लीजिएगा। तो बच्चों एक क्वेश्चन हमने बोर्ड पर लिख दिया है, तो आपके लिए होमवर्क है, सिमिलर क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, ठीक है। फॉर कोगुलेशन ऑफ 10 ml ऑफ FeOH का O3 सॉल्ट, पीछे क्या था 100 ml ऑफ आर्सेनियस सल्फाइड, यहाँ लिए हैं 10 ml ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड, 4 ml ऑफ 2m KBr इज रिक्वायर्ड, यानी इसके 10 ml को न्यूट्रलाइज करने के लिए KBr का, जिसका कंसंट्रेशन 2m है, उसका 4 ml लग गया, ठीक है। जैसे पीछे था ना 5 ml ऑफ 1 m NaCl, यहाँ 4 ml ऑफ 2m KBr लिख दिए। आपको फ्लोकुलेशन वैल्यू निकालना है, आसान है, सिमिलर क्वेश्चन है, बना लीजिएगा। चलो ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। कोगुलेशन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया, इस पर हमने 1-2 न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया, जो पीछे पढ़े थे उसी पर बेस्ड था ये। इस वीडियो में इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर इसको हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे आगे। कोगुलेशन हमारा खत्म है, नया टॉपिक फिर हम शुरू करेंगे अब, ठीक है। नया टॉपिक हमारा हो जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइडल सॉल्ट, यानी गोल्ड नंबर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नंबर, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। छोटे छोटे टर्म्स सब हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे, और हमारा धीरे धीरे चैप्टर भी फिनिश्ड हो जाएगा। 2-3-4 लेक्चर और होगा, इससे आपका सरफेस केमिस्ट्री संभवतः खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो बच्चों हर वीडियो में मैं आपको एक ही बात समझाता हूँ, है ना, रूम पर बैठ कर के बेटा मेहनत करो, ठीक है। चूँकि ये बहुत ही अच्छे समय आपके साथ बीत रहा है, मौका मिला आप लोगों को, घर बैठ के आप बेहतर ढंग से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और रूम पर बैठ कर के खूब अच्छे ढंग से पढ़ाई करो, और इस बार जो आपका रिजल्ट आया है आपके इंस्टीट्यूट से, उससे बेहतर रिजल्ट आपको नेक्स्ट ईयर करना है। एकदम A to Z CBSE वाले बच्चे को 90% प्लस कोशिश करो लाने का, बिहार बोर्ड वाले बच्चे 80% प्लस कोशिश करो लाने का, ठीक है। जब रिजल्ट खूब बढ़िया होगा बोर्ड में, बोर्ड ही नहीं बल्कि जो बच्चे एकदम पूरा सपना देखे हुए हैं कि हमको मेडिकल निकालना है, IIT निकालना है, JEE मेंस क्लिक करना है, तो बेटा उसके लिए भी जी जान लगा दो, पूरा एनर्जी, पूरे अपनी इफिशियंसी को झोंक दीजिए। ये नहीं घर बैठ के केवल लॉकडाउन है, बढ़िया बढ़िया खाना खा रहे हैं और हेल्थ बनाते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। पढ़ाई लिखाई पर भी फोकस करना है। कंप्लीट आपके पास भरपूर टाइम है। 12th में जितने चैप्टर्स पढ़ाई हो चुके हैं उसको भी रिवीजन कीजिए, जो 11th में आप पीछे पढ़ाई कर चुके हैं उसको भी रिवीजन कीजिए। 11th में आपका जो बाकी था फिजिक्स में वो सब कंप्लीट हो चुका है, सारी चीज़ें। टोटल सिलेबस आप लोग का फिनिश्ड होगा, केवल आप लोग रूम पर बैठ के जम करके मेहनत करो, बस हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे।
बार बार मेहनत करने के लिए आपको प्रेशराइज कर सकते हैं। मेहनत कीजिए। ओके, चलो, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।